ममता यहाँ तक कर लिया था। अरे ये दूसरे टॉपिक के नोट्स किस किसने लिख लिए थे? जो कल नया शुरू किया था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंध। ऐसा कोई है जिसने नहीं लिख रखे? शुरू के 4 स्लाइड हो गए, नहीं लिख रखे? बैठे रहो। हाँ, एक बार दोबारा शुरू कर रहा हूँ रे, वापस शुरू से। देखो, जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक बंध। ये दो टॉपिक है अलग अलग। ये केमिकल रिएक्शन टॉपिक है, वो केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है। ठीक है। इसमें आपको लगभग 11 परिभाषाएं हैं और इसमें लगभग 5 परिभाषाएं हैं रे। इन 16 परिभाषाओं को याद कर लो, आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओए, जो पहले कोई भी ऐसी अभिक्रिया का नाम आया है जो आपको अब तक समझ में नहीं आई, वो यहाँ समझ में आ जाएगी अब। ठीक है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो पहला नाम आएगा वो आएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं रे? रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? जिसमें एक या एक से अधिक कोई भी पदार्थ मिले और नए पदार्थ का क्या कर दे रे? निर्माण कर दे। नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया। देखो रे, दो अभिक्रिया होती है, रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में आपको न्यू प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां आपको हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? नया प्रोडक्ट मिलेगा। अर्थात देखो, भौतिक अभिक्रिया की एक बात और होती है कि आपने जो भी कारण लगाया था वो कारण यदि हट गया तो वो वापिस अपनी पुनः में आ जाएगा। जैसे पानी होता है, पानी का आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? लो कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। आपने ये जो लो टेम्परेचर वाली कंडीशन है ये ज्यों ही हटाई, ये वापस किस में आ जाएगा? पानी में। ठीक है, यानी पुनः उसी अवस्था में आ गया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यदि आप उस प्रोडक्ट को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मुख्यतः बोल रहा हूं, मेनली हर जगह नहीं होगा, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं कैसी होती हैं रे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। वो दोनों साइड क्या करती हैं? ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, वहां उनको छोड़ दो, उसके अलावा ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं मिलेगी आपको जो नए उत्पाद बने हो उनसे आप वापस क्या बना लो रे? पुराने वाले उत्पाद। जैसे दही है, तो एक बार दही जम गया तो दोबारा उससे आप दूध नहीं बना सकते। ठीक है, कागज है, कागज को जला दिया अपन ने। ठीक है, कागज को जला दिया, दोबारा कागज नहीं बनेगा। लोहे के जंग लगना है, एक बार जंग लग गई तो आप उस जंग को दोबारा पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए? सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के 4 तरीके हैं रे। पहला तरीका कि उसका अवस्था परिवर्तन हो गया हो। पहले सॉलिड थी, गैस में चली गई हो, गैस से द्रव में आ गई हो, किन्हीं भी भौतिक अवस्था में क्या हो गई हो? वो चेंजमेंट कर लिया हो उसने। दूसरा, आपने रासायनिक अभिक्रिया की और उसमें क्या परिवर्तन आ गया रे? रंग परिवर्तन आ गया, उसका रंग चेंज हो गया। ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड पॉइंट, गैस का उत्सर्जन हो गया, और क्या आपने अभिक्रिया करवाई और वहां से कोई गैस मुक्त हो गई, जैसे H2 हो गई, O2 हो गई, CO2 हो गई, SO2, कोई भी गैस वहां से क्या हो गई? मुक्त हो गई। तो किसका उदाहरण हो जाएगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया का। इसके अलावा आप जिस बीकर में अभिक्रिया करवा रहे थे वहां के आसपास का तापमान क्या हो गया? उस अभिक्रिया की वजह से क्या हो गया? और बढ़ गया हो। यदि ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे आप H2SO4 की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाओगे ना, तो जिस फ्लास्क में ये अभिक्रिया करवाओगे, जिस बीकर में ये अभिक्रिया करवाओगे, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपस में गर्म। जो ही आप उसको छुओगे तो उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ये 4 तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हो। या तो उसका अवस्था परिवर्तन हो, ठीक है, या कौन सा हो रे? रंग परिवर्तन हो, या क्या हो? गैस उत्सर्जित हो, और या क्या हो? आपका वहां का टेम्परेचर आपस में बढ़ गया हो। ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया की बात। इसके बाद में आपका एक नाम आएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण के लिए होता क्या? जैसे मान लो रे, ये H2 है प्लस O2 चेंज टू किसमें? H2O। ठीक है, अब देखो, एक बार इस 2 को हटा दो यहां से। हाँ, रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण के लिए तीन चीजें होती हैं। आपने जो चीज पहले अभिक्रिया करवा रहे थे, जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, तो उनके प्रतीकों को लिखना है। ठीक है, पहला काम क्या है, आप उनके प्रतीक लिखोगे। प्रतीक लिखने के बाद में क्या करोगे, ये जिस अवस्था में आप ले रहे हो इनको यूज, जैसे गैस में ले रहे हो तो गैस, सॉलिड ले रहे हो तो सॉलिड, लिक्विड ले रहे हो तो लिक्विड, यहाँ चार अवस्थाएं होंगी रे। देखो, एक होगी आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन तो भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, एक यहाँ और आएगी, जलीय विलयन। मान लो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं, या कुछ पदार्थ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप इन अवस्थाओं में काम नहीं ले सकते, उनके साथ आपको क्या मिलाना पड़ेगा, जल मिलाना पड़ेगा, जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। जैसे नमक है, नमक में आप वैसे धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, अपने घर पे नमक आता है उसमें आप धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, लेकिन उसी नमक को आप किसमें मिला दो रे, जल में मिला दो और विलयन बना लो, और अब उसमें धारा का प्रवाह करो तो Na अलग टूट जाएगा, Cl अलग टूट जाएगा, अब वहां करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो एक अवस्था आपने जब 10वीं क्लास में इनमें पढ़ के आए हो तो एक नाम देखा हुआ कोष्टक में लिखा हुआ AQ। ठीक है, ये किसके लिए लिखा जाता है रे, जलीय विलयन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कैसी है, गैसीय अवस्था, तो मैं इसे कोष्टक में क्या लिख दूंगा, जी। ये कौन सी अवस्था है, गैस। ठीक है, जल अपने को किस अवस्था में मिलता है, लिक्विड में। ये अवस्थाएं, दो बात हो गई कि इनकी अवस्थाएं लिख देंगे, जिस फॉर्म में आप इनको काम में ले रहे हो उनकी अवस्थाएं लिख दो। 3 नंबर पे क्या लिखोगे, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है कि जितना द्रव्यमान आपने इस साइड लिया था, जितना मास इस साइड है, उतना ही मास आपको इस साइड मिलना चाहिए रे। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा आपने 10वीं क्लास में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है कि ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है, ना द्रव्यमान को पैदा किया जा सकता है, द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो जितना द्रव्यमान इस साइड है उतना ही द्रव्यमान क्या होना चाहिए आपका, इस साइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ O2 का एक अणु ज्यादा है इस साइड में, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से गुणा, लेकिन मैं जो ही इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इस साइड में हाइड्रोजन को भी किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ, इस साइड भी कितने हाइड्रोजन है, 4, इस साइड ऑक्सीजन कितनी है आपकी, 2, इस साइड ऑक्सीजन कितनी है आपकी, 2। इसको बैलेंस करने का आपको यहाँ इतना आता नहीं है, यदि लिखित पेपर होता तो मैं आपको बताता कैसे बैलेंस की जाती है, कि सबसे पहले उसको बैलेंस करो जो मैन है, जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ क्वांटिटी वाले को पहले बैलेंस कर दोगे ना आप, तो बाकी जो छोटे वाले हैं ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस होते आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रतीक चाहिए। प्रतीक के अलावा जिन अवस्थाओं में आप इन तत्वों को काम में ले रहे हो वो आपको अवस्था चाहिए। इसके अलावा इनको बैलेंस करना है कि आपको ये कितनी क्वांटिटी में आपको काम में ले रहे हो। ये हो गई 2 परिभाषाएं आपकी, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतीक, अवस्थाओं तथा बैलेंस करने का एक साथ लिखा जाता है, क्या कहलाती है आपकी, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपकी 4 परिभाषाएं आएंगी रे, जो इस लेसन की सबसे मेन परिभाषाएं हैं। पहली, संयोजन। जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया होगी संयोजन, योगात्मक भी बोलते हैं इसे। दूसरी वियोजन, तीसरी प्रतिस्थापन, और चौथी द्विप्रतिस्थापन। अब देखो, संयोजन के नाम से पता चल रहा है कोई चीजें आपस में क्या होंगी रे, जुड़ेंगी। वियोजन में कोई चीजें आपस में टूटेंगी। ठीक है, अब देखो संयोजन में कोई भी, इसका एक मानक अभिक्रिया मैं ऐसे लिखता हूं इसको कि एक ये अभिक्रिया किससे करवा रहे हो आप, बी से करवा रहे हो। ठीक है, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, एक नया प्रोडक्ट। इस बार कान में आवाज आ गई ना, ये सबसे बड़ी बात मानो, ये मैंने कल पढ़ा दिया, तुम्हें पढ़ा रहा हूं वापिस, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सीधा कहूंगा वहां यूट्यूब से ले लो। हाँ, तो ये जुड़ के क्या बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो ये अलग था, ये अलग था, दोनों आपस में जुड़ गए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं रे, 2 हैं आप, या तो ये जो कोयला होता है ना, कोयला, इसका कार्य प्रतीक क्या होता है, सी होता है। O2 की प्रेजेंस में इसको जला दो तो यहाँ से कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी रे, CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। यह अभिक्रिया है कोयले के जलने की। एक अभिक्रिया जो आप अभी ऊपर लिख रहे हो यही भी योगात्मक ही है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और क्या बना दिया आपका, जल बना दिया। ठीक है, तो देखो 10वीं क्लास में जब मैं स्कूल में जाता हूँ ना, तो 10वीं क्लास में ये 2 अभिक्रियाएं पहले याद करवाता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी अभिक्रिया यही है। ये दोनों भी याद नहीं होती तो फिर ये करवाते हैं कि एक ही अभिक्रिया किससे करवा दो रे, बी से करवा दो, और दोनों को जोड़ दो। इसे कहते हैं मानक अभिक्रिया।
अब आगे वाली जो अभिक्रिया है ना वियोजन, वो इसकी उल्टी चलेगी पूरी की पूरी। यहां जोड़ रहे हो, वहां क्या कर दोगे आप, तोड़ दोगे। तो ये ए बी क्या करेंगे, पहले अभिक्रिया करेंगे और साथ में वापिस उल्टी चल जाएंगे। तो ए और बी वहां से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए या तो आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है, चार चीजें चाहिए आपको, या तो टेम्परेचर चाहिए या धारा चाहिए। ठीक है, धारा यानी करंट का प्रवाह करके आप तोड़ सकते हो। जो जल वाला वैद्युत अपघटन आता है 10वीं क्लास में, जल वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो आप उस जल में उस साइड से धारा का प्रवाह करते हो। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पे आपको H2 एंड O2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे आप या तो ये करो, ठीक है, या क्या करो आप टेम्परेचर का प्रवाह कर दो, या लाइट की उपस्थिति में। कौन सी लाइट की रे, सनलाइट की उपस्थिति में ये आप कौन सी अभिक्रिया करा सकते हो, वियोजन अभिक्रिया करा सकते हो। ठीक है, तो अब लिखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हो। ये लिख दिया। एक चीज बताओ रे, पहले शिक्षा जरूरी है संस्कार जरूरी। तो ये बात को याद रखना। आज एक ऐसी घटना पढ़ी थी मैंने बार सुबह पहले अखबार में, तो मैं एक बार सोचने लग गया कि जमाना जा कहाँ रहा है। पिताजी लेक्चरर है, बेटा नौकरी लग नहीं रहा पढ़ के, तो बेटे ने सोचा कि पिताजी को मार दें और उनकी जगह गवर्नमेंट नौकरी ले लें। अलवर की घटना है आज की। तो पहले पिताजी का गले से तार से गला काटने की कोशिश की, फिर बेल्ट से मारा, लेकिन पिताजी बच गए और जाके रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो आप ऐसे संस्कार ना पाएं जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। आप बोलोगे सर हम ऐसा नहीं करते। तुम करते तो हो, मैं बताऊं कैसे करते हो। तुम लोग घर वालों को देते हो गोलियां। अब मैं गोलियां बताने लग गया ना, तो कहीं तो शर्म किया ना, टेबल के नीचे घुस जाओगे। बताऊं, ये लड़के हैं ना जितने भी, कभी भी अपनी जीएफ से मिलने जाते हैं तो घर वालों को बोल के जाते हैं हम किसी शादी में जा रहे हैं। है ही नहीं। अभी रुको लड़कियां, असो मत, तुम्हारा भी कार्ड ला मेरे पास। ये क्लब में जाती हैं तब घर वालों को झूठ बोल के जाती हैं। ये लड़कियां जब क्लब में जाती हैं तब घर वालों को झूठ बोल के जाती हैं। जाते ही नहीं। आपको पता है ना, एक दिन मैंने क्या कहा था आपको, क्लास में कहा था ना रे कि मेरे को सपने बहुत आते हैं। याद है ना, एक दिन पहले कहा था कि मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम लोग मेरे को गालियां निकालते हो। तो क्या पता तुम जहां जा रहे हो उधर से हम भी गुजरे हो।
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझो ना, जहां आप जा रहे हो क्या पता हम उधर से गुजरे हों। फिर तुम्हारा क्लब का ड्रेस धारण देख ले तो अगला पागल हो जाए कि हमारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। ये ध्यान रखा करो, इस क्लास में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मेरे को सूचना देते रहते हैं, सर आज वो वहां घूम रहा था, सर आज उसके साथ था। सर आपको पता है वो उसके साथ घूमती है। चलो लिखो इधर। अरे सीधी सी बात ये है, घर वालों को इतना बड़ा झूठ मत बोला करो जिससे एक तो आपकी जो इमेज है ना वो घर वालों के सामने क्या हो जाए, जब आपका झूठ सामने आए जीरो हो जाए। ये तो सारी मजाक की बातें हैं। झूठ बोला करो, मैं ये नहीं कहता कई बार बोलने की मजबूरी हो जाती है, बोलना पड़ता है। लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपके साथ कुछ भी हो सकता हो। उन जगह से बचने की कोशिश किया करो। आज के टाइम पे आप देखते नहीं क्या कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं जो आदमी झेले नहीं जाते हैं, फिर लाइफ खत्म हो जाती है लोगों की। घर वाले ये कहते हैं ना कि इधर मत जाया करो, तो ये मान लो ना कि उधर मत जाया करो, क्योंकि उन्होंने है ना, जहां तुम चप्पल खोल रहे हो वहां से वो चप्पल लेके भाग चुके हैं। तो आपसे ज्यादा जानते हैं वो लोग। लिख दिया? तो मेरी बात सुन रहे थे कितनी देर? अरे कोई होगा पीछे, लिख दिया सबने? जहां तक आपका ये लास्ट टॉपिक होगा, बाकी टॉपिक सारे केमिस्ट्री के संडे टू संडे होंगे। शायद 6 टॉपिक बच जाएंगे आपके। आपको तो पता भी नहीं है आपके 6 टॉपिक बच जाएंगे, आपके भरोसे में खा सकता हूँ। लेकिन मैं मेरे कर्म में गया है, बेकार आदमी नहीं हूं मैं, मेरा कर्म पूरा करता हूँ हमेशा। ये लाइन आपके एग्जाम की आई हुई है रे, कि क्वेश्चन था कि संयोजन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की विपरीत चलती है। तो किसके चलेगी रे? वियोजन के। संयोजन और वियोजन एक दूसरे क्या चलती हैं? अपोजिट चलती हैं। संयोजन जोड़ने का काम कर रही है, वियोजन क्या कर रही है आपके लिए? तोड़ने का काम कर रही है। एक चीज और ध्यान रखना रे, यहाँ से ना एक थोड़ा दिमाग लगा के चलना, आगे से दो परिभाषाएं आपको यहीं से मिलेंगी, उस्मा छिपी एंड सोची। अरे तुम लोग कल क्लास लेने आए क्यों नहीं, ये बताओ पहले तो। तुम्हें ये सोचना चाहिए वो अकेला कैसे पढ़ाएगा। ये तो इन 5 आदमियों का भला हो। एक तो अतुल था, एक अतुल के पास वाला लड़का था, एक ये जस्ट उनके आगे वाला था, 3। और कौन था रे तुम्हारे साथ? एक और था ना, वो आज नहीं आया क्या? ना, ये आए नहीं आज, वो आए नहीं, आया नहीं। नंदू नहीं था, वो आपके यहाँ बैठता तो पीछे ही आपके। आपको ना रे देखो, ये जो मानक अभिक्रियाएं याद रह गई ना, तो आपका काम इजी हो जाएगा। आपके कोई भाई बंधु हो ना 10वीं क्लास में, उसको इस टॉपिक के नोट्स दे देना। सेम टॉपिक है, पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं है।
लिख दिया। अब देखो रे एक बार इधर, नहीं लिखा, एक बार देखो रे, आगे दो अभिक्रियाएं आएंगी, दोनों को एक साथ समझो आप, दोनों हैं एक जैसी ही है। देखो, प्रतिस्थापन और द्विव प्रतिस्थापन, इसमें द्विव यानी दो हो गए, यानी यहाँ तो दो चीजें प्रतिस्थापित होंगे एक साथ, और यहाँ कितनी होंगी रे, एक चीज प्रतिस्थापित होगी। अब समझो इसको, ये मानने का बिगड़िया है, समझ में आपके जल्दी आएगी। एक यौगिक है ए बी, कौन सा है रे, ए बी, जिसकी मैंने किसी तत्व सी के साथ अभिक्रिया करवा दी है। ठीक है, देखना मैं जो बातें बोल रहा हूँ सेम परिभाषा बनेगी। ये तो यौगिक है, ये तत्व है, यहां बोलूंगा दोनों यौगिक है। ठीक है, तो ये कोई यौगिक है ए बी, जिसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवा दी है, सी के साथ करवा दी है। अब मैं जो ही ये अभिक्रिया करवा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये बी और सी है ना, आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं। बी और सी क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। बी है ना अपने इसके लिए स्थान खाली छोड़ रहा है सी के लिए। जो ही बी ने सी को देखा, बोले अच्छा आप आ गए, बोले हम खड़े हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपकी अभिक्रिया क्या बन जाएगी, यहाँ से ए के साथ तो कौन जुड़ गया, सी जुड़ गया, और बी यहाँ से क्या हो जाएगा आपके लिए, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है। कि हुआ क्या कि जो ही, अब आपको बताऊं यहाँ कौन काम आएगी। आपको याद है मैंने सक्रियता श्रेणी कराई थी रे, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जिसमें जो देखो ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाली कौन सी है, कम क्रियाशील है। यहाँ पे क्या थी, नीचे वाली धातु थी कोई, जिसने अपना स्थान क्या कर लिया रे, बदल लिया। इसको देखा, बोले अच्छा ज्यादा क्रियाशील धातु आ गई है, तो अब मेरे को रहने नहीं देगी, तो वो अपने स्थान यहाँ छोड़ क्या करके चली गई, और इस यौगिक नया यौगिक यहाँ बन गया, और वो यहाँ से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसमें ऐसे होता है कि यहाँ एक तत्व है ए बी, तत्व नहीं यौगिक, और दूसरा कौन सा आपका सी डी। ठीक है, एक यौगिक का आपका ए बी, दूसरा कौन सा आपका सी डी। अब देखो इन दोनों के जो आयन है ना, अगले वाले आयन है, डी ने किसके साथ स्थान चेंज कर दिया, इसके साथ आपस में क्या कर लिया, स्थान चेंज कर लिया। बी तो यहां चला गया, और डी क्या चला गया आपका, यहां चला गया। ठीक है, ये कौन सी दो जगह दो परिवर्तन हुए ना एक साथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा बनेगी कि एक यौगिक की जब अभिक्रिया किसी तत्व के साथ करवाई जाती है, तो तत्व की उपस्थिति में वह यौगिक अपने स्थान क्या कर लेते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और दो यौगिकों जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपस में अपने आयनों क्या कर लेते हैं, चेंजमेंट कर लेते हैं। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी, द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ तो यहाँ से बन के क्या आ जाएगा, एडी प्लस बीसी, ये आपके नए यौगिक क्या हो जाएंगे, आपके सामने तैयार हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ एक पद चेंज होगा और यहाँ क्या होंगे आपके दो पद चेंज हो जाएंगे। ऐसे मान लो कि हुआ क्या कि जैसे सरकारें चेंज नहीं होती, सरकारें चेंज होती है, एक दूसरे को समर्थन देती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ऐसा समर्थन दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसे तो हम चेंज कर देंगे, और बाकी सारा गठबंधन कैसा रख देंगे, जो जितना भी मंत्रिमंडल है वो सारा का वैसा रहेगा। तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री का ही तो स्थान चेंज हुआ, और किसी का नहीं हुआ ना। यहाँ क्या हो रहा है कि जब सरकार पूरी तरीके से बदल गई कि बीजेपी की जगह कौन आ गई, कांग्रेस आ गई, यहाँ बीजेपी को किसी ने समर्थन दे दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां ऐसा होता है कि जो ही कांग्रेस आई तो प्रधानमंत्री चेंज, और साथ में कौन चेंज, मंत्रिमंडल भी चेंज, अर्थात दोनों ने आपस में पूरे क्या कर दिया, आपस में स्थान बदल दिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, द्विव प्रतिस्थापन, और ये कौन सी होगी आपकी प्रतिस्थापन। लिख दो। इसका एक नाम और लिख दो, प्रतिस्थापन, और लिख देना इस पे तो ये चलेगा ही। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक यौगिक के किसी तत्व से को दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। देखो ये जो मैंने लगा रखा है ए बी एंड सी चेंज टू ए सी प्लस बी, जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई रही आपने, एफ के साथ करवाई। अब देखना एफ चक्रियता जो आपकी सक्रियता श्रेणी थी उसमें ऊपर आता है,
तो किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो FeSO4 प्लस यहाँ से Cu क्या हो गया आपका, मुक्त हो गया। तो कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ अभिक्रिया करवाने पर आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलीन में कैसे हो जाती है रे, भूरे रंग की हो जाती है। कल बात की थी मैंने इसकी। अभिकारक में एक यौगिक की किसी तत्व, रुको रे लाइन दोबारा लिखो यहाँ से, किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह तत्व यौगिक के साथ स्थान परिवर्तित कर लेता है। यहां तक सही है। अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में एक यौगिक किसी तत्व है, अब आगे वाली पूरी चेंज कर देना। पहले लिखने के कुछ नुकसान होते हैं। वो एक कहावत नहीं है कि कोई चीज यदि आपको आराम से मिल रही है तो वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो घर पे बैठे बैठे आराम से लिख रहे थे ना, तो वो कभी क्या हो जाते हैं, नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। इंग्लिश वाली सही है क्या, द रिएक्शन विद द एलिमेंट द रिएक्टेड कंपाउंड रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट, हाँ ये सही है। लिख दिया। अरे अभिक्रियाएं याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट है ना, ये जो नीचे लाइनें लिखी हुई होती है ना, ये कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ अभिक्रिया करवाने पर आयरन सल्फेट बन जाता है, ये याद रख लेना यदि अभिक्रियाएं नहीं याद रहे तो। एक चीज देखो रे एक बार पहले इधर, जो ये द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना,
जब कई अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से संपन्न नहीं होती है और इसके पेंदे में आपको कुछ ना कुछ बैठा हुआ मिल जाएगा। यदि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अविलेय पदार्थ बनता हो लास्ट में, वो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद है, एक नाम पहले आया होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और वो पदार्थ क्या कहलाता है आपका? अवक्षेपण। और वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है रे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो होता क्या है कि जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ आप करवाते हो, तो विलयन की अभिक्रिया क्या दर्शाती है? द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। जो ये Na2SO4 होता है, BH, ये आपस में अपना क्या कर लेंगे रे? स्थान चेंज कर लेंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा लास्ट में? नमक प्राप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है रे, अभी जस्ट 2023 का, कि स्टेलेक्टाइड एंड स्टेलकमाइड दोनों किसके आपके अवक्षेपण पदार्थ है रे? CaCO3 के। और ये CaCO3 क्या है आपका आपस में? कैल्शियम है कार्बोनेट। ये जब इससे अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के दोनों क्या है? अवक्षेपण पदार्थ हैं। जस्ट आपके 2023 का क्वेश्चन है ये, लिखो। हाँ, कल वाले नोट्स कहाँ है? कल वाले नोट्स तेरे हैं? लिखे तो हैं, कल लेके आना। तेरे नहीं लिखे? क्यों? कल वाले नोट्स क्यों? कल वाले नोट्स तो बेशर्मो भी उस लड़के ने हाथ किया तो तुम्हें हाथ ऊपर करने में जोर आ रहा था। कल वाले नोट्स, हाँ जी, कल वाले नोट्स अपने तो लिखे थे। हाँ, लिख लिए। ठीक। इस ये आया था, इतने लिखे होंगे। तू नहीं लिखे? अंकित लिख रहा था। अतुल लिख लिए, ये दोनों तो आए थे। हाँ, तूने? देवेंद्र? हाँ रे। क्यों? अरे वो कार्बनिक यौगिक जो कल वाले करवाए हैं ना, वो आपके एग्जाम के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उनके। अब चाहे मेरी साइड से तो लिखो चाहे ना लिखो, मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है। इतनी जोर से कौन याद कर रहा है तेरे को? हैं?
लिख दिया रे। हैं? क्या होता है? अवक्षेपण तो कोई पदार्थ जब पेंदे में बैठ जाए, और विक्षेपण आता था वहां लाइट में, प्रकाश को विक्षेपित करना, फैलाना। तो ये अवक्षेपण आज पहली बार थोड़ी आया है, ये तो पहले भी तो आया था। कोलाइडी विलियन में। मैंने कहा था कि कोलाइडी विलियन में जब पेंदे में कोई चीज बैठ जाती है तो अवक्षेपित पदार्थ कहलाती है। लिख दिया रे। देखो, ऊर्जा के आधार पर कि एनर्जी आप दे रहे हो या ले रहे हो, उस आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं रे? दो। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और दूसरी होती है एंडोथर्मिक उष्मा शोषी। देखो, छेपी यानी ऊर्जा निकलेगी और यहाँ ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान ऊर्जा साथ में क्या होती हो रे, उत्पाद के रूप में मुक्त होती हो, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और यदि आपको अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? उष्मा शोषी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो रे, जो भी अभिक्रियाएं टेम्परेचर की उपस्थिति में होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, या करंट की उपस्थिति में होती हैं, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं रे सदैव? उष्मा शोषी। क्योंकि यहाँ आप टेम्परेचर यानी तापमान के रूप में ऊर्जा दे रहे हो, यहाँ लाइट के रूप में ऊर्जा दे रहे हो, और यहाँ धारा के रूप में ऊर्जा दे रहे हो। तो जो भी अभिक्रिया इन तीन कंडीशनों में संपन्न होती है, वो सदैव कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जो अभिक्रियाएं विदाउट एनर्जी संपन्न होती हैं, वो सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी? आपकी उष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएंगी। कोई उदाहरण बताओ रे, सबसे बेस्ट उदाहरण जो अपने शरीर में संपन्न होता हो उष्मा छेपी का। रेस्पिरेशन, श्वसन। C6H12O6, ठीक है। इससे क्या निकलेगी रे? ऊर्जा निकलती है कितनी? 36 एटीपी। एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा निकलती है? 36 एटीपी, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? आपकी उष्मा छेपी, ठीक है। देखो, जैसे कागज का जल, एक चीज इसका शॉर्ट ट्रिक और है दोनों की। एक तो ये हो गई कि टेम्परेचर, प्रकाश, और ये, इससे आप पहचान लो ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी है। इसके अलावा एक तरीका और है पहचानने का इनको, यदि अभिक्रिया संयोजन है रे, यदि अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन है, तो सदैव ऊर्जा मुक्त होती है रे, निकलेगी निकलेगी। दो चीजें जब भी आपस में जुड़ती है ना, तो कौन सी अभिक्रिया? ऊर्जा हमेशा निकलती है। और यदि कोई भी चीज यदि टूट रही है, तो तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी संयोजन अभिक्रिया सदैव कौन सी अभिक्रिया होती है रे? उष्मा छेपी। और वियोजन अभिक्रिया सदैव कौन सी अभिक्रिया होती है? आपकी उष्मा शोषी। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक हो गई पहचानने की। यदि संयोजन है तो उष्मा छेपी हो जाएगी, वियोजन है तो कौन सी हो जाएगी? आपकी उष्मा शोषी हो जाएगी। या यदि अभिक्रिया टेम्परेचर, प्रकाश या करंट इनकी उपस्थिति में हो रही है, तो वो भी कौन सी हो जाएगी? आपकी उष्मा शोषी। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं एग्जाम में कि कौन सी अभिक्रिया उष्मा छेपी है, कौन सी शोषी है। मुख्यतः क्वेश्चन जो अब तक आया वो संयोजन का आया कि संयोजन कौन सी अभिक्रिया होती है, या निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा छेपी है या शोषी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, लिखो। ऊर्जा लेने व देने के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है उष्मा छेपी एक्सोथर्मिक, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा उत्सर्जित होती हो, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिक्रिया आपको यहाँ दर्शा रखी है मैंने ग्लूकोज वाली, ये कौन सी अभिक्रिया है रे? श्वसन। ये रेस्पिरेशन है, श्वसन है, ठीक है। 6O2 प्लस CO2, यहाँ ऊर्जा निकलती है 36 एटीपी। यहाँ भी दो चक्कर चलते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस चलता है, एक क्रेब्स चक्कर चलता है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें निकलती है?
हाँ बायोलॉजी वालों, सर्वाधिक ऊर्जा कौन से चक्कर में निकलेगी, ग्लाइकोलाइसिस में या क्रेब्स चक्कर में? क्या कहते होगी कि मैं पहले नाम सुनी भी नहीं को। देखो ग्लाइकोलाइसिस तो एक छोटी सी अभिक्रिया होती है, वहां से 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, बाकी सारी की सारी ऊर्जा किससे निकलती है, क्रेब्स चक्कर से निकलती है। हाँ रे, तुम दोनों आज आई कितने दिन से हो? क्यों? हाँ प्रिया तू? क्यों? अच्छा लाइव क्लास ले रही थी। वाह, बेहतरीन उदाहरण है। हाँ तू गाँव गई थी? हाँ भाई साहब आपा, आवा तो मैंने रेड में नवाया दिखाने लगा आज। हाँ रे देखो, एक चीज और बताऊं आपको, इधर देखना रे एक बार, छोटी सी बात। ये जब भी अम्ल और एसिड के बिगड़े होंगे ना, आपस में अम्ल और क्षार के बिगड़े होंगे, ये सारी की सारी कौन से बिगड़े होती हैं, सदैव क्षेपीय बिगड़े होंगे। आप अम्ल को कहीं मिला दो, ये ऊर्जा मुक्त करेगा ही करेगा। क्षार को आप कहीं मिला दो, ये ऊर्जा मुक्त करेगा ही करेगा। लिख दिया रे? ये दो दो उदाहरण है रे। ये एक यहां से अलग है, इन्हें कोमा लगा लेना। पहला है वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन होना, यानी जो यदि पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जमीन में दब जाते हैं, अपने अपने लावणी वावणी करने के बाद में अपने सरसों वाले डोके नहीं बचते रे, डोके जानते हो? ऐसा कोई मानो है सर को सरसों के डोके नहीं जानता हो? नहीं जानते? भाई इनको कोई खेत में लेके जाओ और उन डोकों में एक बार चलाओ, इनको ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब वो डोके सूख जाए ना सरसों वाले, तब चलाओ इनको उनमें, मैं कहूँ ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे सरसों की कटाई करने के बाद हम जो नीचे उसका तना बच जाता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अपन क्या है, पहले तो काट लेते थे। ठीक है, आजकल क्या है, सब वीआईपी हो गए, कौन चूल्हा चलाएगा। तब क्या करने लग गए उनके ऊपर, अपन ट्रैक्टर चलाने लग गए, हेरा चलाने लग गए। हेरा जानते हो? हेरा पलाऊ, डिस पलाऊ, अकराली, ककराली। कस्सी जानती हो? कस्सी? कस्सी भी नहीं जानती? फावड़ा? तो कस्सी और फावड़ा एक दूसरे के क्या है, परावची है। अरे गूगल मत करो, मैं बता दूंगा। दंताड़ी? अड़सोते हो? अड़सोते नहीं जानते? अड़सोत्या? हैं? अरे 2018 का रीट का क्वेश्चन है। हाँ अभी जो मैं पूछ रहा हूँ, अड़सोत्या। ऐसा कोई महानुभाव जो जानता हो सही तरीके से अड़सोत्या डेफिनेशन? अरे अब देखो, ये गर्मी वाला टाइम नहीं चल रहा, तो क्या खेत 1-2 महीने के लिए क्या खाली रह जाते हैं, तो उसमें पेड़ पौधे क्या होने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। तो उन अगली बुआई करने से पहले उन पेड़ पौधों को हटाना क्या कहलाता है? अड़सोत्या कहलाता है। जेड़नी जेड़ना।
हाँ लिख दिया। एक चीज और बता दूं रे आपको, देखो ये नाम पकड़ लेना आप, तो किसी भी उष्मा छेपी और शोषी को पहचानने के लिए ये अपघटन जहां भी नाम आ जाए ना, अपघटन ने टूटना, ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी। और लिख रहे, हाँ, वह अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए क्या करती है, उष्मा को ग्रहण करती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ी सी लिखने की फुर्ती रख लो। यदि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैं एक टॉपिक और करवा दूं कल। अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये एक ही टॉपिक बड़ा आएगा आपका, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, और केमिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक। यदि आपने जिनके बायोलॉजी है या आपने मैडम से सही तरीके से बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको बायोमोलिक्यूल में जोड़ नहीं आएगा। ये पढ़ा दिए थे क्या मैडम ने आपको, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, स्टार्च, विटामिन, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए पढ़ा दिए। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? बस अजी बस इतना ही पढ़ाया था, नाम लिखा था डीएनए का और आरएनए का कंप्लीट। अरे डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? एक तो बोले तो जोर से बोला, अगर कान तक आवाज आनी चाहिए। हाँ अंकित है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबोज, और इसमें आरएनए में राइबोज। और जो डीएनए का द्विव कुंडलन पाया जाता है ना, डीएनए द्विव कुंडली संरचना दर्शाता है, कौन सी प्रोटीन की वजह से डीएनए का द्विव कुंडलन होता है? कौन सी प्रोटीन की वजह से डीएनए का द्विव कुंडलन होता है? आपकी शायद 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दो, एक बार ये लिख दो पहले, फिर देता हूं। नहीं लो यहीं लिख देता हूं इनको उठा के। पहला ग्लोबिन, दूसरा मायोसिन, तीसरा एक्टिन, अरे डट रहे, और चौथा स्टामिन। यदि आपको वो प्रोटीन नहीं पता तो इनमें से कौन सी प्रोटीन पता है, उसका काम क्या है वो बता दो। चारों प्रोटीन आपके शरीर के सबसे मेन पार्टों की प्रोटीन है, इतना हिंट दे देता हूं आपको। ग्लोबिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, लो चारों की बात कर लेते हैं। ग्लोबिन कहां होती है रे? अरे एक संधि विच्छेद करो, मिल जाएगी। हीमोग्लोबिन, हिमधन ग्लोबिन, तो ये तो हो गई आपकी रक्त में। मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन दोनों एक साथ पाई जाती हैं, इतना हिंट देता हूं। एक दूसरे के बिना काम नहीं करेगी, यानी जुदा हो गई तो मर जाएंगे एक दूसरे के बिना, ये काम ही नहीं करेंगी। गूगल नहीं करना। पेशी में जो मसल्स होती हैं उनमें मायोसिन और एक्टिन जो संकुचन और प्रकुंचन नहीं होते, आपकी पेशियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन की वजह से। ये क्वेश्चन तो आपकी अभी 2022 का क्वेश्चन है, और एक साथ में ये कम से कम 8 एग्जामों में आया था आपके। आरआरबी की शिफ्ट चल रही थी ना, उन 6 शिफ्टों में एक साथ क्वेश्चन था ये, एक साथ क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज नहीं थे।
और एक सीपीओ में था आपका। हाँ, दूसरा हिस्टामिन, डीएनए का द्विकुंडल इस प्रोटीन की वजह से होता है। ये प्रोटीन है तब डीएनए का द्विकुंडलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसने दिया था द्विकुंडलित मॉडल? वाटसन व क्रिक। डीएनए की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। रात को सोई नहीं थी क्या? तो फिर अरे डीएनए की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जैसे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, जैसे तंत्रीय तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। डीएनए की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, छोटा सा नाम है, छोटा सा, जीन। कौन है? जीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैं ये काम कर लेता हूं, मैं एक छोटा सा हॉस्टल खोल लूं और तुम लोगों को सारों को वहीं पटक लूं। हाँ। तुम नहीं, तुम पढ़ने वाले नहीं दिख रहे मेरे को। तो इधर सोच रहे हो ना, वो बिको जुगाड़ में पहले करूंगा। हाँ, देखो रे, आपकी कितनी अभिक्रियाएं हो गई? 4+2, ठीक है, और दो परिभाषाएं पहले हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। अभी आपने उसमें छिपी एंड शोषी पढ़ ली। यहाँ विस्थापन, वियोजन, द्विव प्रतिस्थापन एंड प्रतिस्थापन, 8 परिभाषाएं आपकी हो गई। अब आपके सामने 2 परिभाषाएं नहीं आएंगी। पहली आएगी उपचयन, जिसका आपने नाम सुना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक। और दूसरी कौन सी आएगी? अपचयन। अब देखो रे, दोनों का अंतर क्या है? दोनों की एक की परिभाषा याद कर लो, दूसरे में पूरी की पूरी क्या कर देना? उल्टी कर देना। अब देखो कैसे। पहला, इसको 3 तरीके हैं पहचानने को एक ऑक्सीकरण को, आपको जो अच्छा लगे वो उस तरीके से पहचान लो। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो। अब देखो, यदि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक दूसरे को उल्टा चलना है पूरा का पूरा। यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ओए, ये कहां से आई? वाह, बढ़िया इलेक्ट्रॉन बना रहे। हाँ, यहां इलेक्ट्रॉन क्या, यहां तो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे और यहां इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? आपके ग्रहण किए जाएंगे। एक तरीका तो आपको ये है पहचानने का, सबसे बेस्ट, ठीक है। लेकिन ये कहां तक बेस्ट आपके लिए बताऊं? जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया एक, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो सोडियम ने क्या बना लिया? सोडियम प्लस बना लिया। यहां तक तो आप अकेले तत्व तक तो पहचान लोगे कि इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं कि नहीं छोड़े जा रहे। लेकिन यौगिक में कैसे पहचानोगे? यौगिक में आता ही फैल, ठीक है। तो वहां पहचानने के लिए अपने पास 2 चीजें बची हैं। अब देखो रे, यदि हाइड्रोजन की कमी हो गई है, जो आपने अभिक्रिया ली थी पहले, अभिकारक लिए थे, जो रिएक्टेंट लिए थे, यदि वहां पहले मान लो किसी रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन थे, आगे गया तो कितना बचा? 1। तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। जो ये कमी हो गई है अर्थात क्या हो गया? अरे ऑक्सीकरण। अब इसका तीसरा सबसे, जो आज तक आप पढ़ते आए हो, O2 की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, O2 बढ़ जाए, ठीक है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो, यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ग्रहण कर दिए। यदि यहां हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो यहां हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी रे? अधिकता होगी, ठीक है। यहां O2 की अधिकता हो रही है तो यहां O2 की क्या हो जाएगी? आपकी कमी हो जाएगी। किसी भी ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने के ये 3 ही तरीके हैं, ठीक है। एक के याद कर लो, दूसरे के क्या हो जाएंगे? आपके ऑटोमेटिक उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका, यदि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हो, ठीक है, तो यदि देखो बताऊं, आप जितने भी प्लस साइन बनेंगे ना, K9 बनेंगे, जितने भी, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे रे? यहाँ चले जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ चले जाएंगे। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहां जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज बनेगा कब, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। यदि किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की क्या हो गई हो, कमी हो गई हो, तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। यदि अधिकता हो गई हो तो कौन सी हो जाएगी आपकी, अपचयन। यदि O2 की अधिकता हो गई हो तो कौन सी हो जाएगी, अप ऑक्सीकरण। ठीक है, और O2 की कमी हो गई हो तो कौन सी हो जाएगी, अपचयन। अब मानो भाव एक चीज का दिमाग लगा लेना, आजकल ये एग्जाम में आना बंद हो गया है, ऑक्सीकरण लिखता ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम में दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम में तो इसको अपचयन लिख, ये ऑक्सीडेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हिंदी वालों ये है ना, ए और ऊ का फर्क है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑप्शन करते टाइम थोड़ी बहुत जल्दीबाजी मत कर देना, नहीं आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आजकल ये ऑक्सीकरण बहुत कम एग्जामों में लिखा हुआ देख रहा हूं मैं। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन को क्या हो गया, आपके पहचानने के तरीके हो गए, तो लिखो। हाँ, कहाँ जा रहा है, जा, ऐसे नहीं करते रे, छोटे बच्चे वाली हरकत कर रहे हो तुम लोग तो। फिर करो तो जोर से करना चाहिए, ऊ। एक उदाहरण ये लिख लेना जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे की जगह, सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो सारे के सारे क्या बन गए, यहाँ पॉजिटिव बन गया। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएंगे आपके ऑक्सीकरण में। अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन, ओहो, या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दें, त्याग दें, तो अब क्या कहलाएगा आपका, उपचयन अभिक्रिया। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाए रे, हानि यानी कमी हो जाए, या और ऑक्सीजन का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रात को सोने से पहले अपने गूगल हिस्ट्री को डिलीट करके सोया करो रे, क्या पता सुबह उठे ही नहीं और किसी ने आपका फोन देख लिया हो, बोले यार ऐसा आदमी दिखता तो नहीं था, इतना गंदा थोड़ी था।
अगले संडे को ये ना ये लाइन दोबारा आएगी। और आगे से संडे की क्लासेस ना तो लाइव होंगे ना यूट्यूब पे डलेंगे, और ना ऐप पे लाइव होंगे। पीडीएफ भी नहीं आएगी। तो पीडीएफ तो पहले ही आ रखी है, लिख लो, यदि पीडीएफ भी समझ में आती हो। हाँ सर। हाँ, वह उपचन अभिक्रिया जो आएगा कोको, जो, तो इतना कॉमन सेंस तो खुद भी लगा लो। जो उस, अच्छा कॉमन से वहां जो वहां पीडीएफ में जो ही लिखा हुआ होगा। हाँ तो एआई क्या कॉपी करती है ना, तो एआई को क्या पता, मैं जो को लिख देता हूँ कई बार, तो वो वैसे लिख देती है चलती। हाँ। हाँ, अरे देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार अभी जस्ट आगे आएगा। ठीक है, ये लाइन है ना आपके लिए बहुत जरूरी लाइन है, आपके बहुत बार एग्जाम में आती है कि खाद्य पदार्थ में जो गंध आती है ना, गंध आती है, ठीक है, यानी वो खराब हो जाते हैं, उसके लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? ऑक्सीकरण। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लेना आज से कि खाद्य पदार्थ। क्या बात है, आज तो कई दिनों से दर्शन दिया आपने। अच्छी बात है, दर्शन दिए, देते रहा करो, संभालते रहा करो हमको। हाँ, तो खाद्य पदार्थों में जो गंध आती है ना, उस गंध के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सदैव की सदैव ऑक्सीकरण। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, कि किसी भी भोजन का खराब होना के लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार होती है? तो सदैव की सदैव कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार होती है? आपकी ऑक्सीकरण। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। देखो रे एक बार इधर देखो, एफ की पहले कितनी संयोजकता थी? +3। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कौन सी हो गई? +2। इसने कौन सी अभिक्रिया दर्शाई है? अपचयन। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर चुका है, क्योंकि इसकी पहले संयोजकता कितनी थी? 3 थी। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल H2O2 प्लस Cl HCl प्लस, साथ में कौन मुक्त हो रहा है यहाँ से? O2 2HCl Cl2। इससे ज्यादा एग्जाम्पल लिखने हो तो अपनी पीडीएफ से लिखना। एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ और, Ag की संयोजकता है प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Ag में कन्वर्ट हो गया। वो एक गाना है, सुना सुना हुआ है तुम्हारा? ओ जी सुनो के संगा माई डीजे बाजा है, सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? आगे वाली लाइन क्या है फिर इसकी?
यदि रे अपचयन और ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एक साथ हो जाएं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। यह आपकी 2021 का रीट का क्वेश्चन था। 2021 की रीट का, कि जब अपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो आपके कल परसों एक दो नाम आ रहे थे, आज वो लिख दिए रे हैं। देखो अब दो नाम और आएंगे, मैंने वैसे पहले समझा रखे हैं आपको। ऑक्सीकारक एजेंट एंड अपचायक एजेंट। देखो रे, इन दोनों में फर्क क्या है? इनके नाम पे मत जाना, इनके नाम का उल्टा चलना। ऑक्सीकारक आपको लग रहा है ऑक्सीकरण करेगा ना, अपचयन करेगा। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपचयन दर्शाता हो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या दर्शाता हो रे? ऑक्सीकरण दर्शाता हो क्या कहलाएगा? आपका अपचायक एजेंट। जब भी इनके नाम के लास्ट में एजेंट जुड़ जाए ना रे, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। इनके नाम में आपको ऑक्सीकारक मिल रहा है, लेकिन ये दर्शाया क्या? अपचयन। और ये अपचायक दिख रहा आपको यहाँ, लेकिन दर्शाया क्या? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या दर्शाते हो? अपचयन दर्शाते हो, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। और यदि क्या दर्शाते हो रे? ऑक्सीकरण दर्शाते हो या उपचयन दर्शाते हो क्या कहलाएंगे? आपके अपचयक कहलाएंगे। तो लिख दो। पहला वही है, ऑक्सीकारक एजेंट। वह रासायनिक पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपचयित होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। फ्लोरीन सबसे मजबूत ऑक्सीकारक है। ये लाइन आई थी आपके, याद हो तो आपको, कि फ्लोरीन सबसे मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। क्या लग रहा है रे, आईपीएल की 4 टीमें प्लेऑफ की कौन कौन सी होंगी? आरसीबी चांस है, लेकिन चांस है ना बहुत कम है, क्योंकि आरसीबी का लास्ट मैच किसके साथ है? चेन्नई के साथ है, क्योंकि चेन्नई को भी वो मैच बहुत जरूरी है जीतना, नहीं चेन्नई बाहर हो जाती है। बहुत रेयर केस में सब, क्योंकि रन रेट के आधार पे बाहर हो जाएगी, लेकिन बाहर हो जाएगी। ये जब ऐसा आप खेल रहे हैं ना, एक मैच इन्होंने यदि पहले ऐसा खेल लिया होता ना, तो आज ये दिक्कत नहीं आती इनके। वो ये कोलकाता वाला मैच आ रहे थे ना, वो बहुत गलत हार गए थे। मेरे हिसाब से जो अभी 4 टीमें ऊपर बैठी हैं,
ये चारों ही टीमें प्लेऑफ खेलेंगे। केकेआर, आरआर, हैदराबाद एंड चेन्नई। जिसमें ज्यादा बाहर होने के चांस एक टीम के हैं वो है चेन्नई, क्योंकि चेन्नई के पास एक मैच बचा है और हैदराबाद के पास कितने मैच है? 2 मैच। हैदराबाद दोनों मैच जीतती है तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 18 पॉइंट। ये मत वो सोचना है क्रिकेट की बातें बता रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आया था कि आईपीएल की इस बार कौन सी टीमों में से प्लेऑफ में नहीं गई या गई, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखा करो। ऑरेंज कैप किसको मिली और एक कौन सी कैप होती है? पर्पल कैप। पर्पल पे किसको मिली? फाइनल किसके बीच में हुआ? ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फाइनल कौन से मैदान पे खेला गया? आईपीएल की कौन सी टीम थी जिसने सबसे बड़ा स्कोर बनाया? हैदराबाद। देखो मैं बताऊं, मैं हैदराबाद को क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि हैदराबाद है ना जीतने लायक टीम नहीं है। ऐसी टीमें चोकर होती हैं, चोकर। चोकर टीम का दर्जा किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका पूरे प्लेऑफ में बहुत बढ़िया खेलती है, पीछे वाले लीग में बहुत बेहतरीन खेलती है, लेकिन जो ही प्लेऑफ के पास आती है अनटाचित। तो ये जो ऐसी ऐसी बैटिंग करने वाली टीमें होती है ना, इनके ऊपर क्या थोड़ा बहुत प्रेशर आया फिर झेल नहीं पाती। किसी को जाने की जल्दी नहीं हो तो 2-3 स्लाइड हम पूरी करते हैं। किसकी क्लास है? ही कलेक्टर बनोगे क्या? अरे दो नाम है ज्यादा। ओ ये क्या हुआ? दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। भग जाओ, कल ही करेंगे। दो टॉपिक बचे हैं, एक तो विकृत गंधिता, एक खाद्य परिरक्षक। वैसे दोनों पढ़ लिया आपने। विकृत गंधिता के लिए जिम्मेदार कौन है रे? ऑक्सीकरण। और खाद्य परिरक्षक वो हो गए जो भोजन को बचाते हैं।